अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको हम कहें सेल मेम्ब्रेन। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं सेल्स के बारे में, सेल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, बहुत ही छोटे सेल्स होते हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक बड़े सेल होते हैं साइज के अंदर भी, प्रॉपर न्यूक्लियस भी उनके अंदर मौजूद होता है और उसके अलावा सेल के ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल इन दोनों के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। वो मेम्ब्रेन इन सेल्स को बंद किए हुए होते हैं। तो सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जो उनकी आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो हमने जिक्र किया था वो सिर्फ कुछ सेल्स में होगी, लेकिन वो लिविंग नहीं बल्कि एक डेड मेम्ब्रेन होती है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग मेम्ब्रेन है और ये तमाम सेल्स के बाहर मौजूद होगी। तो इसे दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जा रहा है या उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये साइटोप्लाज्म को बाहरी इन्वायरमेंट से दूर रखती है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो भी मटेरियल मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो साइटोप्लाज्म, और बाहर है हमारे पास आउटर इन्वायरमेंट। तो आउटर इन्वायरमेंट और साइटोप्लाज्म को जो चीज़ अलग रखे हुए है वो ये सेल मेम्ब्रेन ही है। अब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स का जिक्र होने वाला है। सबसे पहले जिक्र किया जा रहा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कौन से केमिकल्स की बनी हुई है, उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, या सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन हो, बाकी ऑर्गेनेल्स की कवरिंग हो, सब के अंदर सेम मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। बुनियादी तौर पर उनमें सेम मॉलिक्यूल्स ही मौजूद होते हैं। सेम मॉलिक्यूल्स किस तरह से मौजूद होंगे कि उसके अंदर एक तो लिपिड मौजूद होंगे जिसको हम फास्फोलिपिड कह रहे हैं। फास्फोलिपिड लिपिड की एक किस्म होती है, हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो फास्फोलिपिड के दो लेयर्स होते हैं, एक फास्फोलिपिड की ऊपर की तरफ लेयर होगी तो दूसरी इस तरह से नीचे मौजूद होगी। तो बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड मौजूद है और उसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी हुई लेयर होती है। प्रोटीन और बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड की बनी ये लेयर होती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास फास्फोलिपिड, इसी के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। यही चीज़ आगे बयान की जा रही है कि जो फास्फोलिपिड मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो दो लेयर्स में होते हैं, दो पैरेलल लेयर्स में होती हैं, यानी दो आमने सामने लेयर्स। अगर ये फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल एक मौजूद है तो इसके अपोजिट साइड पर एक और मॉलिक्यूल जो है फास्फोलिपिड का मौजूद होगा। यही बात बयान की जा रही है कि इनकी जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं, जबकि पोलर एंड जो है वो अलग अलग होते हैं। इसका ऊपर वाला हिस्सा ये होता है पोलर हिस्सा, इसी तरह से ये नीचे की तरफ जो हिस्सा होगा ये पोलर हिस्सा। ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं। जबकि ये जो नॉन पोलर टेल्स मौजूद हैं ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने मौजूद हैं। तो इनके नॉन पोलर हिस्से जो हाइड्रोफोबिक हैं ये एक दूसरे के सामने मौजूद हैं, जबकि इनके हाइड्रोफिलिक हिस्से ये जो दो हो गए ये एक दूसरे के अलग अलग मौजूद होते हैं। मजीद बयान किया जा रहा है कि इनके जो पोलर हिस्से होते हैं उनके साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी जुड़े होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जुड़े होते हैं। मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन का पोलर हिस्सा और ये पोलर हिस्से का जो ऊपरी हिस्सा है इसके साथ कुछ मॉलिक्यूल जुड़े हुए हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह भी इसी पोलर हिस्से में जुड़े होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ और तरह के लिपिड भी हो सकते हैं। बेसिकली तो ये फास्फोलिपिड की बनी हुई है, लेकिन कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेरॉल हो गया। तो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। एनिमल सेल्स के हवाले से जिक्र किया जाए, कुछ एनिमल सेल ऐसे होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल का तादाद बहुत ज़्यादा होता है कि वो 50% कोलेस्ट्रॉल होता है, 45% उसके अंदर फास्फोलिपिड हो जाएगा, 5% में बाकी प्रोटीन हो जाएंगे। तो प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन में इतना कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट नहीं होता जितना एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। मजीद बयान किया जा रहा है कि जो ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगी उनके अंदर जो लिपिड्स होंगे उनकी तादाद 50% होगी और प्रोटीन की तादाद 50% होगी। मजीद अगर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट में भी दो किस्मों का जिक्र है, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का। ये ग्लाइकोलिपिड दरअसल कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का बना हुआ एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, और इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। तो ये भी मेम्ब्रेन के अंदर 5 से 10% मौजूद हो सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर आप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। यहाँ पर यह जिक्र किया जा रहा है बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड ये मौजूद है। ये फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल का पोलर हिस्सा हो गया और यही इसका नॉन पोलर हिस्सा हो गया। मजीद बात करें, ये प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा आप यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड को भी देख रहे हैं जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद है।
और उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन को भी देख रहे हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन की बाहरी तरफ मौजूद है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़े हुए पाए जा सकते हैं। अलग से फास्फोलिपिड को भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। इस तरह से हाइड्रोफोबिक टेल्स को भी दिखाया हुआ है। और ये हो गए हमारे पास हाइड्रोफिलिक हिस्से, और ये प्रोटीन हो गए। तो इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो बाहर के इन्वायरमेंट को सेल के अंदर के इन्वायरमेंट से अलग रखता है। क्योंकि सेल आमतौर पर राउंड होते हैं, तो राउंड के अंदर भी हम इस तरह से देख सकते हैं गोल स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर भी जिक्र किया जा रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के बाहर का फ्लूइड, और यहाँ पर होगा ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर का फ्लूइड। अब यहाँ पर प्रोटीन्स का जिक्र है। पेरिफेरल प्रोटीन, वो प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मौजूद होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन, और जो आर पार होते हैं उन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। आगे हम उनका भी जिक्र करने वाले हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया या ग्लाइकोलिपिड होगा, तो ये हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी एनिमल सेल में तो बहुत ही ज़्यादा ये मौजूद होंगे। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा है? तो काफ़ी ज़्यादा शुरू के अंदर बायोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग तरह के सेल मेम्ब्रेन के मॉडल पेश किए। उनमें एक मॉडल पेश किया गया था जिसे सैंडविच मॉडल कहा जाता है। ये सैंडविच मॉडल आज के दौर में तो एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा कि ये जब मॉडल पेश किया गया था तो इसके मुताबिक जो मेम्ब्रेन थी वो 2 लेयर की बनी हुई थी, लिपिड बाई लेयर की, और ये सैंडविच थी, यानी कि ये बीच में मौजूद थी लिपिड की लेयर, जबकि इसके बाहर की तरफ और अंदर की तरफ प्रोटीन मौजूद था। यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर था और उसके बीच के अंदर लिपिड बाई लेयर मौजूद थी। तो इस तरह से सैंडविच मॉडल को एक पेश किया गया था। मजीद ये बयान किया गया था कि जो स्ट्रक्चर होगा सेल मेम्ब्रेन का उसे हम यूनिट मेम्ब्रेन कहेंगे। यूनिट मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि यही सेम स्ट्रक्चर बाकी के सेल के ऑर्गेनेल्स के अंदर, बाकी के सेल की मेम्ब्रेन के अंदर भी मौजूद होगा। मज़े लिखा है जैसे हमारे पास तरक्की हुई हमें पता चला कि लिपिड की बायलेयर जो है ये फास्फोलिपिड की बनी हुई लेयर, ये 2 प्रोटीन के बीच में सैंडविच नहीं होती, जबकि इसका अलग ही स्ट्रक्चर है जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्लूइड मॉसिक मॉडल के हवाले से। 1972 के सिंगर और निकोलसन ने एक वर्किंग मॉडल पेश किया था। वर्किंग मॉडल का मतलब कि वो दिखा सकते थे कि ये मेम्ब्रेन जो है किस तरह से काम करती है। तो एक वर्किंग मॉडल पेश किया था सेल मेम्ब्रेन का, और उसे नाम दिया गया था फ्लूइड मॉसिक मॉडल। इस मॉडल के अंदर ये बयान किया गया था कि जो बुनियाद होती है इस मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, वो दरअसल लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड की 2 लेयर्स जो हैं वो इस मेम्ब्रेन की बुनियाद होती है। और ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फ्लूइड स्टेट में होते हैं। फ्लूइड स्टेट का मतलब कि वो ठोस नहीं होते, वो लिक्विड की तरह मूवमेंट कर सकते हैं, ट्रांसलेट हो सकते हैं, उनमें रोटेशन हो सकती है और उनके अंदर वाइब्रेशन भी हो सकती है उन मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये इस मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो इस मेम्ब्रेन में ही मूवमेंट कर सकते हैं। मजीद बयान किया जा रहा है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी मौजूद होता है जो कि इसके बीच में भी मौजूद हो सकता है या बाहर की तरफ भी मौजूद हो सकता है। तो फास्फोलिपिड की 2 लेयर्स हैं, वहाँ पर जो मौजूद फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह को बदल भी सकते हैं, और उस मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रोटीन भी मौजूद है। जो प्रोटीन मौजूद है उसके हवाले से बयान किया जा रहा है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर और उसकी अरेंजमेंट मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से जिस तरह से समंदर के अंदर आइसबर्ग होते हैं, यानी कि वो पूरी मेम्ब्रेन में फैले हुए नहीं है बल्कि वो मेम्ब्रेन के किसी हिस्से में मौजूद होंगे, किसी हिस्से में मौजूद नहीं होंगे। जिस तरह से समंदर के अंदर बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, तो एक बड़ा सा समंदर होता है, उस पूरे समंदर में ये बर्फ़ के पहाड़ मौजूद नहीं होते, वो जो है एक टुकड़े में मौजूद होते हैं। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन के हिस्से जो हैं वो किसी एक जगह पर मौजूद होंगे, और ये प्रोटीन जो है हमें मोसेक की तरह डिसकंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर नज़र आता है और पेनिट्रेट डीपली होंगे। या तो मेम्ब्रेन के आर पार मौजूद होंगे, जैसे कि ये अगर लिपिड की लेयर मौजूद है तो इसके आर पार मौजूद होंगे, या फिर अंदर तक गए हुए ये मॉलिक्यूल्स होंगे। या तो पेनिट्रेट इन्होंने डीपली किया होगा या फिर मुकम्मल तौर पर वो लिपिड से बाहर जा चुके होंगे। मज़ीद लिखा हुआ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जैसे कि ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, या खुद फास्फोलिपिड ही हो गया, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोबाइल होते हैं, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। और उसके अलावा वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके जो है ट्रांजिएंट या फिर सेमी परमानेंट इंटरेक्शन के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि आर्जी तौर पर किसी रिएक्शन में वो हिस्सा ले सकते हैं या फिर एक बड़े टाइम तक होने वाले रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिसेप्टर का काम करते हैं, यानी वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड करते हैं। तो इस तरह से वो एक आर्जी तौर पर मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग का काम करें या ज़्यादा देर तक भी किसी मॉलिक्यूल के साथ वो जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से वो ट्रांजिएंट या सेमी परमानेंट ज़्यादा देर तक होने वाले रिएक्शंस में मॉलिक्यूल जुड़े हुए हो सकते हैं उनके। मज़ीद बयान किया जा रहा है इस लिपिड की बायलेयर के अंदर जो प्रोटीन होंगे वो 2 तरह के होंगे। एक को इंटीग्रल प्रोटीन कहा जा रहा है, इन्हीं को दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जा रहा है, और दूसरे
पेरिफेरल प्रोटीन कहे जाते हैं, इन्हीं को दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में, जिनको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है। ये वो प्रोटीन होते हैं जो इस मेम्ब्रेन के आर पार मौजूद हो सकते हैं, और इनमें से कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो एक रास्ते का काम करते हैं, यानी कि उन प्रोटीन के जरिए से वाटर मॉलिक्यूल्स दाखिल हो सकते हैं, आयंस जो हैं वो दाखिल हो सकते हैं। तो इस तरह से सेल के अंदर जो चीज़ें दाखिल होंगी बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, वो इन प्रोटीन के रास्तों के जरिए से दाखिल हो सकती है। जैसे कि मिसाल ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल मौजूद है, अब ये रास्ते का काम कर रहा है। इस रास्ते की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर भी जा सकता है या वो वाटर का मॉलिक्यूल अंदर भी आ सकता है। इसी तरह से जो चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स हैं, मिसाल सोडियम होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स भी जो हैं ये बाहर या अंदर जा सकते हैं इन प्रोटीन के ज़रिए से, जिनको हम चैनल प्रोटीन कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में, जिनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जा रहा है। ये वो प्रोटीन होते हैं जो लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि ये लिपिड बाइलेयर के बाहर की तरफ मौजूद होते हैं, आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर मौजूद होते हैं, फास्फोलिपिड के बाहर की तरफ होंगे। अब यहाँ तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में मौजूद होंगी, यानी कि सेल के बाहर मौजूद होंगे, या सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के पास ये मौजूद होंगे, और इनका मेम्ब्रेन के साथ में कोई खास कनेक्शन भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब ये जो एक्सटेंसिक प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन, ये दो तरह के हैं। या तो ये होंगे लिपोप्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, या फिर ये होंगे ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हो सकते हैं। मोसेक के तौर पर कुछ कुछ हिस्सों में ये मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये मौजूद है, इस तरह से ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये सेल के बाहर की तरफ मिसाल के तौर पर मौजूद है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो इस तरह से अंदर की तरफ भी ये मौजूद हो सकते हैं। तो इनका लूज कनेक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फंक्शन ज़्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके काम क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका वो है प्रोटेक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म को बचाने का ये काम करती है। अगर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं मौजूद होगा तो सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो बिखर जाएगा। तो सबसे पहले इसका काम सेल के साइटोप्लाज्म को एक जगह पर रोक के रखना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसके कई और काम भी हो सकते हैं, कि ये एक प्लेटफॉर्म होता है, ये एक जगह होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसके साथ बाकी मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, यानी इसके साथ रिसेप्टर्स जुड़े होते हैं। रिसेप्टर्स का काम बाकी सेल्स को पहचानने का, बाकी मॉलिक्यूल्स को पहचानने का होता है। उसके अलावा एंजाइम्स की अटैचमेंट का भी काम करा सकती है। उसके अलावा एंटीजीन्स के अटैचमेंट का भी काम करा सकती है। एंटीजीन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमारे ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो हमारे एंटीजीन होते हैं, दूसरे के अंदर जाएंगे तो उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। उसके अलावा ये चैनल का काम भी कर सकती है, रास्ते का काम भी कर सकती है सेल मेम्ब्रेन, जिससे मॉलिक्यूल्स अंदर या बाहर की तरफ जा सकते हैं। या फिर इसका काम फ्लूइडिटी का भी हो सकता है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन का अपनी शेप को बदल देना। तो ये सारे मुख्तलिफ काम सेल मेम्ब्रेन के हो सकते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि ये एक चैनल का काम कर सकती है, दरअसल इसमें प्रोटीन जो है वो चैनल का काम कर रहे होते हैं। तो उन प्रोटीन के ज़रिए से भी जो मटेरियल्स हैं वो सेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करेगी, कुछ को नहीं करेगी, इसीलिए इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब ये लिमिटेशंस किस तरह से होगी, जो भी मॉलिक्यूल आएगा वो सेल मेम्ब्रेन से चेक होता हुआ आएगा, कि जो मॉलिक्यूल हमारा मिसाल जा रहा है उस मॉलिक्यूल की जाने से क्या पीएच पर असर पड़ेगा, या फिर वो मॉलिक्यूल अगर हमारी सेल के अंदर आ रहा है तो क्या उसकी वजह से पीएच इंक्रीज होगी, आयंस का क्या मामला होगा, ताकि हमारे एंजाइम्स काम कर सकें। तो इस तरह से हमारे पास ये टॉक्सिक सब्सटेंस को भी रिमूव कर रही होगी। तो लिमिटेशन के तौर पर, यानी कि सिलेक्टेड पार्टिकल्स को ये रिमूव करेगी, इसीलिए इसको सेमी परमेबल इन नेचर कहा जाता है। अब मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लिपिड बाय लेयर होती है वो फ्लूइडिटी को मुख्तलिफ टेम्परेचर्स में कंट्रोल करती है। फ्लूइडिटी का मतलब कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से होंगे, क्या मॉलिक्यूल्स मूव कर पाएंगे या नहीं, तो इसको टेम्परेचर के हिसाब से कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी भी ज़्यादा हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, वो भी बढ़ जाते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड गर्मियों में क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि वो फ्लूइडिटी ज़्यादा करेंगे। अगर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मौजूद होंगे, सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा मूवमेंट होगी, ज़्यादा मूवमेंट की वजह से हीट जो है वो भी बाहर जा सकेगी। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह से जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी सर्दियों का मौसम होता है, तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को वो डिक्रीज कर देती है।
जब वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड डिक्रीज हो जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी या फ्लूइडिटी होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड हो जाएगी। इस तरह से हीट जो है वो लॉस नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है और हीट की मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है, फैटी एसिड को कम या ज़्यादा करके। जितना फैटी एसिड ज़्यादा होंगे उतना मॉलिक्यूल्स आसानी से बाहर जा सकेंगे, और जितना फैटी एसिड कम होंगे उतना ही मॉलिक्यूल्स जो है वो नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन को, जैसे हमने कहा कि वो सिलेक्टिव परमेबल होती है। सिलेक्टिव परमेबल का मतलब ये होता है कि वो चुने हुए मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगी, बाकियों को अंदर आने नहीं देगी। इसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद है, जो चैनल प्रोटीन मौजूद है, वो खास तरह के मॉलिक्यूल्स को ही आने देते हैं। बाकी मॉलिक्यूल्स उन चैनल प्रोटीन से नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पर ये एक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मौजूद है। अब ये प्रोटीन मिसाल ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम को अलाउ करता है, तो इस तरह से बाकी मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाएंगे। तो इस वजह से हम कहेंगे ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, यानी कि सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है। और यही बात बयान की जा रही है कि जो प्रोटीन होगा, जिसको हम कैरियर प्रोटीन कह रहे हैं, ये फास्फोलिपिड के अंदर एम्बेडेड होता है, यानी उसके अंदर मौजूद होता है। कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि वो एंजाइम का भी काम करते हैं, जैसे एटीपेज कॉम्प्लेक्स है, और ये एटीपेज कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होगा और ये एटीपी की सिंथेसिस का काम करेगा। मजीद बयान किया जा रहा है कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जैसे कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गए, जैसे ग्लाइको प्रोटीन हो गए या लिपोप्रोटीन हो गए, वो रिसेप्टर का काम करते हैं, यानी कि वो बाकी के हार्मोन्स के साथ में जुड़ने का काम करते हैं और फिर उन्हें अंदर आने का काम करेंगे कि सेल में वो अंदर आए या नहीं आए। और उसके अलावा ना सिर्फ वो प्रोटीन हार्मोन के लिए रिसेप्टर हो सकते हैं, बल्कि बाकी मालिक्यूल्स के लिए भी, बाकी मालिक्यूल्स की एंट्री को भी कंट्रोल करेंगे। और उसके अलावा कुछ प्रोटीन एंटीजन का काम करेंगे, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आरएच प्रोटीन होते हैं। आरएच प्रोटीन अगर रेड ब्लड सेल के ऊपर होंगे तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर आरएच ग्रुप मौजूद नहीं होगा, ये एंटीजन मौजूद नहीं होंगे, तो ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव के अंदर होगा। इसी तरह से कुछ और भी होते हैं जिन्हें हम ए और बी कह रहे होते हैं। अगर ए एंटीजन होंगे तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी एंटीजन होंगे तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर ए बी दोनों होंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर आर एच भी मौजूद होगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी पॉजिटिव का। मजीद बयान किया जा रहा है कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स को आने दे रही है, इन्वायरमेंट से मॉलिक्यूल्स को आने दे रही है, और इन्वायरमेंट में वापसी मॉलिक्यूल्स को भी जाने दे रही है। अब दो तरह से मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट होती है, दो तरह से मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और दूसरे को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मॉलिक्यूल्स सिंपली सेल के अंदर दाखिल होंगे, या तो वो डिफ्यूजन करके दाखिल होंगे या ऑस्मोसिस करके दाखिल होंगे। डिफ्यूजन का मतलब होगा कि जहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से वो कम की तरफ आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये लिपिड बाइलेयर है, अब इसके बाहर सोडियम के मॉलिक्यूल्स जो हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो बाहर ज़्यादा मौजूद हैं और सेल के अंदर कम मौजूद हैं। तो इस तरह से वो ज़्यादा से कम की तरफ, यानी कि सेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से कोई मॉलिक्यूल अगर सेल में ज़्यादा मौजूद है और बाहर कम मौजूद है, तो फिर वो सेल से बाहर की तरफ जा सकता है डिफ्यूजन के ज़रिए से। ऑस्मोसिस वाटर मूवमेंट होती है, वाटर का मूव करना। तो वाटर की मूवमेंट और डिफ्यूजन के ज़रिए से मुख्तलिफ आयन्स की, गैसेस की मूवमेंट, ये सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से हो सकती है। और इस दौरान एटीपी की कंजम्पशन भी नहीं होती, एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता, बाहरी किसी एनर्जी का। लेकिन मॉलिक्यूल्स लाजमी अपनी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दाखिल होंगे, लेकिन कोई बाहर की एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। जबकि बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ आ रहे हैं, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर ज़्यादा मौजूद हैं और बाहर कम मौजूद हैं, तब भी बाहर से सेल के अंदर आएंगे, कम से ज़्यादा की तरफ आएंगे। जब मॉलिक्यूल कम से ज़्यादा की तरफ आएंगे तो वो एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हो गया, ये हमारे पास प्रोटीन के ज़रिए से हुआ। कुछ और तरीके भी हैं जिनके ज़रिए से मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं। एक को एंडोसाइटोसिस और दूसरे को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर जब मटेरियल सेल में दाखिल हो रहा है तो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से दाखिल होगा, और इसी तरह से मटेरियल बाहर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए से होगा। इस दौरान ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन एक फोल्ड बना देती है, यानी सेल मेम्ब्रेन अगर मौजूद है तो ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अंदर की तरफ मुड़ेगी, फिर ये दो हिस्सों आपस के करीब आएंगे, और इस तरह से जो भी मॉलिक्यूल इस हिस्से में पहुंचा, ये हिस्सा जो है अंदर की तरफ पहुंच जाएगा। तो इस तरह से एंडोसाइटोसिस के जरिए से मटेरियल सेल में अंदर दाखिल हो सकते हैं। अगर हमारे पास सॉलिड मटेरियल दाखिल होता है तो इसे फेगोसाइटोसिस कहा जाएगा, फूड मटेरियल का अंदर आना। और इसी तरह से अगर लिक्विड पार्टिकल कोई अंदर आ रहा है तो इसे पिनोसाइटोसिस कहा जाएगा। अब एक्सोसाइटोसिस वो एक अलग तरीका होगा कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, इस सेल मेम्ब्रेन में ये वैक्यूल मौजूद है, ये जो वैक्यूल होगा ये सेल मेम्ब्रेन के पास आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज हो जाएगा। जब ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, जुड़ जाएगा,
और फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसका एक ओपनिंग बना लेंगी, जिस वजह से ये जो मटेरियल होगा वो सेल के बाहर की तरफ चला जाएगा। सेल मेम्ब्रेन ऐसे हो जाएगी, ये मटेरियल सारा बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से फ्यूजन होगी मेम्ब्रेन के साथ में और मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ पहुंच जाएगा। मजीद बयान किया जा रहा है कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है, मेम्ब्रेन की मूवमेंट को कंट्रोल करता है मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के अंदर। जैसे हमने जिक्र किया कि गर्मियों के अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो रही होगी और सर्दियों के अंदर कम मूवमेंट हो रही होगी। मजीद बयान किया जा रहा है कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर जो फास्फोलिपिड होते हैं वो प्रोटॉन के गुजरने को और सोडियम के गुजरने को रोकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा मौजूद हैं, अगर वो बाहर की तरफ चले गए तो इस तरह से हमारे सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेल के अंदर प्रोटॉन मिसाल ज़्यादा आ जाते हैं तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा सेल के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो सेल के अंदर आयंस बैलेंस रहें, इस वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आयंस को गुजरने नहीं देती। हाँ, कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ वक्त ऐसा भी होगा कि सोडियम आयन सेल के अंदर भी दाखिल होगा प्रोटीन के रास्तों के ज़रिए से, लेकिन वो कुछ खास केसेस में होगा जब चार्जेस में फ़र्क आ रहा होगा। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के हवाले से, और ये बयान किया जा रहा है कि किस तरह से सेल सरफेस मार्कर के तौर पर मौजूद होते हैं। सेल सरफेस मार्कर का मतलब ये होता है कि अगर ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है डबल लेयर की, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन के या ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल होंगे। अब ये एक खास तरह के सेल के ऊपर ये मौजूद होंगे मॉलिक्यूल्स, इसी तरह के मॉलिक्यूल उस दूसरे खास तरह के सेल पर मौजूद होंगे। तो ये एक तरह से उस सेल की आइडेंटिटी कार्ड बन जाते हैं, यानी कि उसकी आइडेंटिटी का जरिया बन जाते हैं। अगर किसी सेल के ऊपर ये मार्कर मौजूद नहीं होंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड मौजूद नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी उस सेल पर फ़ौरन से हमला करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से ये सेल की एक आइडेंटिटी का काम कर रहे होते हैं। मजीद भी इसके कोई और सारे भी फ़ायदे हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। अब यहीं पर बयान किया जा रहा है इन ग्लाइकोलिपिड्स के हवाले से जो सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ मौजूद होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इनके बारे में बयान किया जा रहा है। इनका एक काम है स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को मेंटेन रखना, यानी कि सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। और दूसरा इनका काम है सेल टू सेल इंटरेक्शन को भी मेंटेन करना, यानी अगर एक सेल है वो दूसरे सेल के साथ राब्ता बना रहा है तो किस तरह से हमारे पास एक सेल दूसरे सेल के साथ में जुड़ेगा। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन के अंदर भी ये सेल सरफेस मार्कर ही जो है हेल्प करते हैं। इन मार्कर्स की वजह से सेल एक दूसरे को पहचानते हैं। अब ये जो हमारे पास मार्कर्स हैं, इस वजह से जो सेल्स होंगे वो आपस में करीब आएंगे और करीब आकर के टिश्यू को बनाएंगे। इस तरह से टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। मज़ीद जैसे हमने कहा कि अगर हमारे सेल के ऊपर ये प्रोटीन मौजूद होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम उसको छोड़ देगा। तो इस तरह से ये सेल्यूलर आइडेंटिफिकेशन का भी काम कर रहे हैं इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान में। मज़ीद जिक्र किया जा रहा है कि ये रिसेप्टर का काम कर रहे हैं, ये वायरस के लिए और बाकी पैथोजिन के लिए रिसेप्टर का काम कर रहे हैं। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर जैसे हमने कहा कि सेल के ऊपर मौजूद होता है जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ने का काम करता है। तो अगर हमारे सेल के ऊपर ये ग्लाइकोलिपिड मौजूद हैं, जब कोई वायरस आएगा तो पहले वो इन्हें रिसेप्टर्स के साथ में जुड़ेगा और रिसेप्टर्स के साथ जुड़ने के बाद वो हमारे सेल्स में दाखिल हो जाएगा। तो इस तरह से वायरस भी हमारे सेल में दाखिल हो सकता है और बाकी पैथोजिन भी हमारे सेल्स के अंदर दाखिल हो सकते हैं। मजीद बयान किया जा रहा है ग्लाइकोप्रोटीन के हवाले से। मिसाल के तौर पर ये ग्लाइकोप्रोटीन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन रेड ब्लड सेल की सरफेस पर मौजूद होते हैं तो उनके होने की वजह से ये ब्लड ग्रुप बनता है। मिसाल के तौर पर अगर ग्लाइकोप्रोटीन ए वाला मौजूद है तो ब्लड ग्रुप ए आएगा, अगर ग्लाइकोप्रोटीन बी वाला मौजूद है तो ब्लड ग्रुप बी आएगा। इसी तरह से अगर दोनों मौजूद होंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी वाला आएगा, अगर कोई भी मौजूद नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ वाला आएगा। मजीद ग्लाइकोलिपिड के हवाले से एक और बात बयान की जा रही है कि जो ग्लाइकोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी पर मौजूद होते हैं उनकी खास अहमियत है। ग्लाइकोप्रोटीन की भी अहमियत है और ग्लाइकोलिपिड की भी अहमियत है। और किस तरह से यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेल्पफुल होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमारे पास जो काम आते हैं वो ये वाले एंटीजन काम आते हैं, यानी कि जिसके ऊपर ये वाले मौजूद होंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा इंसान किसको ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यानी ब्लड का दूसरे में लगाने में ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। अब ये जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है जो ए को, बी को और ए बी को बना रहे हैं, ये दरअसल इन ग्लाइकोलिपिड में से बनते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड पहले बनाता है एच एंटीजन को और उसके बाद चल करके ए बी वाले एंटीजन जो है वो बनते हैं। तो इस तरह से दोनों का काम है हमारे पास ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।